सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पैरेलल एल्गोरिथम के बारे में। अब ये पैरेलल एल्गोरिथम क्या होती है ना। ये देखो शॉर्ट नोट्स वगैरह में भी आ सकता है, हो सकता है 7 मार्क्स में भी आ जाए, कुछ भरोसे नहीं रहते, राइट। तो देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो। सो सिंपल सा यहाँ पे देखो अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ पैरेलल एल्गोरिथम इज एन एल्गोरिथम इन विच अ बिग प्रॉब्लम इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। मतलब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को अपन छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, है ना, यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, राइट। एंड ऑल पार्ट्स आर सॉल्व एट द सेम टाइम। सारे पार्ट्स को सेम टाइम पे ही सॉल्व करते हैं यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसर्स, है ना, यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसर्स, या फिर जिसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कोर्स, राइट। तो बहुत सारे प्रोसेसर्स के थ्रू अपन किसी प्रॉब्लम के पार्ट्स को एक साथ सॉल्व करते हैं, उसका नाम ही है पैरेलल, मतलब साथ में, है ना। सो दिस हेल्प टू गेट आंसर फास्ट। मतलब यहाँ पे इसकी हेल्प से क्या होता है, हमारा आंसर काफी फास्ट आ जाता है, राइट। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सो सबसे पहला पॉइंट है, बिग प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। बड़ी प्रॉब्लम छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे, ऑल पार्ट्स आर सॉल्व्ड एट द सेम टाइम। मतलब सारे पार्ट्स एक सेम टाइम पे यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। देन उसके बाद मैनी प्रोसेसर्स वर्क्स टुगेदर। मतलब बहुत सारे प्रोसेसर्स एक साथ काम करते हैं, है ना। देन उसके बाद क्या है, प्रोसेसर्स शेयर डेटा एंड टॉक टू ईच अदर। मतलब प्रोसेसर्स क्या करते हैं, डेटा का शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फाइनली ऑल पार्ट्स आर कंबाइंड टुगेदर द आंसर द फाइनल आंसर एंड गेट द फाइनल आंसर। मतलब यहाँ पे कि देखो पहले क्या हुआ, एक प्रॉब्लम है उसको पार्ट्स में तोड़ा, फिर क्या हुआ, उन पार्ट्स को यहाँ पे प्रोसेसर ने एक साथ ऑपरेशन किया, है ना, उसने एक साथ उसको सॉल्व किया। उसके बाद क्या किया, सबको मर्ज कर दिया, तो फाइनल आंसर अपन को कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, कंबाइन होकर मिल जाएगा। और लास्ट यहाँ पे क्या है, मोर प्रोसेसर्स लेस टाइम। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर प्रोसेसर्स यहाँ पे ज़्यादा होंगे तो टाइम अपना कम लगेगा, है ना। ये चीज़ यहाँ पे रहती है। क्लियर है, चलो आगे बात करते हैं। ये इसका सिंपल सा एक डायग्राम है, ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं बेसिक आर्किटेक्चर है इसका। सो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे प्रोसेसर 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हमारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लोकल मेमोरी शेयर कर रहे हैं एक दूसरे, और ये सारे कनेक्ट है किससे, यहाँ पे ये देखो मेन मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे कनेक्ट हैं शेयर मेमोरी, ठीक है। इस तरीके से है। सो ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ऑल प्रोसेसर्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन मेमोरी, दे शेयर डेटा एंड कम्युनिकेट थ्रू दिस मेमोरी। तो ये क्या करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं और इस मेमोरी के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो इस तरीके से, अब ये वर्क कैसे करते हैं वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहले है फर्स्ट, द बिग प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। बड़ी प्रॉब्लम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद सेकंड क्या है, ईच स्मॉल पार्ट्स इज गिवन टू अ डिफरेंट प्रोसेसर। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जितने भी पार्ट्स होते हैं वो किसको हम अलोकेट कर देते हैं, प्रोसेसर्स को दे देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑल प्रोसेसर स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर पार्ट्स एट द सेम टाइम। तो क्या होता है, जो प्रोसेसर को वो यहाँ पे अपन ने सब प्रॉब्लम दी है, तो सारे प्रोसेसर एक साथ उस पर काम करना चालू करते हैं। फिर उसके बाद इफ नीडेड प्रोसेसर शेयर डेटा एंड हेल्प्स ईच अदर। मतलब यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे प्रोसेसर एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, है ना, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, डेटा शेयर करते हैं, राइट। और इसके बाद यहाँ पे देखो, आफ्टर ऑल पार्ट्स आर सॉल्व्ड। मतलब जब सारे पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं, रिजल्ट आर कंबाइंड, रिजल्ट को कंबाइन कर दिया जाता है, एंड फाइनल हमें यहाँ पे आंसर मिल जाता है। जैसे यहाँ पे ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और नंबर ऑफ पार्ट्स में तोड़ दिया। फिर क्या किया, प्रोसेसर को अपन ने यहाँ पे अलोकेट कर दिया, ये अलग अलग प्रोसेसर को दे दिया। इन प्रोसेसर ने क्या किया, यहाँ पे साथ में सेम टाइम पे काम किया इस पे, है ना। फिर यहाँ पे क्या किया, जब सॉल्व हो गई प्रॉब्लम, फिर उसको कंबाइन करके फाइनल आंसर अपन को प्रोवाइड करा दिया। इतनी सी चीज़ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे देखो इस तरीके से एग्जाम्पल वगैरह भी दिया हुआ है। सो ये है इसके टाइप्स कितने होते हैं, है ना, पैरेललिज्म के टाइप कितने होते हैं। तो ये जनरली 4 टाइप होते हैं इसके। सबसे पहला होता है डेटा पैरेललिज्म, देन होता है अपना यहाँ पे टास्क पैरेललिज्म, फिर पाइपलाइन, और यहाँ पे हाइब्रिड। तो सबसे पहले जो डेटा पैरेललिज्म है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे सम ऑपरेशंस इज परफॉर्म्ड ऑन डिफरेंट डेटा। मतलब डेटा अलग अलग है,
है ना, जैसे डेटा 1 है, यहाँ पे डेटा 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पे सेम परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा पे, तो ये चीज़ अपनी क्या कहलाएगी, यहाँ पे डेटा पैरेललिज्म, ठीक है। अब इसके बाद है टास्क पैरेललिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल से ये समझो, मतलब जो ऑपरेशन हो रहे हैं ना वो एक ही सेम टाइम पे हो रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं टास्क पैरेललिज्म, ठीक है। सेम टाइम आपको याद रखना है इसमें। पाइपलाइन पैरेललिज्म में क्या होता है, इसमें एक से ज़्यादा यहाँ पे जो अपने स्टेज हैं वो एक साथ काम करती है, पैरेलली काम करती हैं, उसको बोलते हैं पाइपलाइन। ये लिखा हुआ है देखो, टास्क इज डिवाइडेड इनटू स्टेज एंड ईच स्टेज वर्क्स इन पैरेलल, ठीक है। तो टास्क में को हम क्या करते हैं, स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं और वो फिर एक साथ काम करते हैं। और यहाँ पे हाइब्रिड पैरेललिज्म क्या होता है, हाइब्रिड पैरेललिज्म का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ पैरेललिज्म, मतलब दो या दो से ज्यादा पैरेललिज्म का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड पैरेललिज्म, ठीक है। अब इसके बाद एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है। सो इसमें क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पे ए से लेके यहाँ पे देखो A1 A2 इस तरीके से हमने A8 तक हमने नंबर लिए हैं, कोई सी चीज़ है, मुझे इनका सम करना है और प्रोसेसर के थ्रू करना है। तो सबसे पहले इनको पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसने क्वेश्चन में खुद दे रखा है कि फाइंड सम ऑफ n नंबर्स यूजिंग 4 प्रोसेसर, तो उसने 4 प्रोसेसर दिए हैं। तो सबसे पहले जितनी प्रॉब्लम है उसको 4 से डिवाइड कर दो। टोटल यहाँ पे 8 प्रॉब्लम है, 8 को मैंने 4 से डिवाइड किया, तो एक प्रोसेसर यहाँ पे 2 प्रॉब्लम को संभालेगा। तो यहाँ पे देखो ये A1 प्लस A2 इस तरीके से मैंने दो दो यहाँ पे प्रोसेसर को दे दी, P1 प्रोसेसर, P2 P3 P4। फिर इसने क्या किया, इन दोनों प्रोसेसर ने जब सॉल्व किया तो एक साथ इसको कंबाइन कर दिया, इन दोनों ने एक साथ कर दिया, फिर फाइनल इसको एक साथ और कंबाइन कर दिया। ये सिंपल सा अपना यहाँ पे हो गया। वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखो अपन ने स्टेप्स कौन कौन सी फॉलो की। सबसे पहले यहाँ पे 4 पार्ट्स में तोड़ दिया, है ना, प्रोसेसर ने यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म किया, फिर उनको कंबाइन किया, फाइनल आंसर हमें मिल गया। इस तरीके से अपना होता है। अब यहाँ पे फाइनल अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लो एक बार। सबसे पहले एडवांटेज की अगर अपन बात करें, सबसे पहला एडवांटेज है यहाँ पे वर्क्स इज डन फास्टर, मतलब यहाँ पे अपना काम बहुत ही फास्ट हो जाता है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा यहाँ पे एडवांटेज है मोर वर्क कैन बी डन इन द सेम टाइम, मतलब ज़्यादा काम यहाँ पे कम समय में हो जाता है ना। उसके बाद यहाँ पे बेटर यूज ऑफ प्रोसेसर्स, मतलब ये सबसे बेटर यूज होता है ना प्रोसेसर का। उसके बाद यहाँ पे यूजफुल फॉर बिग एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, सो सबसे ज़्यादा यूजफुल है कॉम्प्लेक्स और बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला होता है कि कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर टेक्स टाइम, मतलब यहाँ पे जो प्रोसेसर के बीच में कम्युनिकेशन होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, नीड टू कीप ऑल प्रोसेसर सिंक्रोनाइज, मतलब यहाँ पे सारे प्रोसेसर को सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। देन उसके बाद यहाँ पे मोर हार्डवेयर मतलब प्रोसेसर्स इज रिक्वायर्ड, मतलब सिंपल सी बात है कॉस्टली तो पड़ेगा भाई, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसर का यूज़ करोगे तो कॉस्ट तो बढ़ेगी, है ना। फिर यहाँ पे है नॉट ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड इन पैरेलल, मतलब यहाँ पे सारी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि जिनको हम यहाँ पे पैरेलल एल्गोरिथम के थ्रू ही सॉल्व कर पाए, है ना, सारे के साथ ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ है। फिर यहाँ पे क्या है, डेटा डिपेंडेंसी कैन रिड्यूस एफिशिएंटली, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो डेटा की जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे एफिशिएंटली क्या होती है, रिड्यूस होने लगती है ना। तो ये यहाँ पे क्या है, कुछ एडवांटेजेस हैं। अब इसके बाद एप्लीकेशंस की यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं। ये देखो इसकी एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक्स ऑपरेशंस में यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह। फिर यहाँ पे साइंटिफिक सिमुलेशन में यूज़ होता है, मतलब यहाँ पे वेदर की कंडीशन देखने के लिए, स्पेस वगैरह की कंडीशन देखने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। फिर इमेज प्रोसेसिंग में, है ना, अगर अपन इमेज इन्हेंस करा रहे हैं, कोई सी चीज़ उसमें एडिट करा रहे हैं तो उसमें ये यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में यूज़ होता है। फिर यहाँ पे होता है डेटा माइनिंग एंड बिग डेटा प्रोसेसिंग में इसका यूज़ होता है। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है ना, क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी में। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है कैड वगैरह, है ना, इंजीनियरिंग की, तो उसमें इसका यूज़ होता है। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अपनी यहाँ पे पैरेलल एल्गोरिथम क्या होती है ना। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी क्लियरली, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद एक और टॉपिक है अपना
तो वो अपन देखते हैं, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, लोअर बाउंड थ्योरी क्या होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स वगैरह में आ सकता है। सो यहाँ पे देखो, लोअर बाउंड थ्योरी का सिंपल सा मीनिंग मैं ये बता देता हूँ आपको। देखो, ये एक ऐसी थ्योरी है जो क्या बोलती है कि अगर कोई भी एल्गोरिथम है तो ये क्या करती है, उसमें बेस्ट पॉसिबल टाइम बताती है कि सबसे ज्यादा कितना टाइम लगेगा किसी भी एल्गोरिथम को सॉल्व करने में, है ना, ये बता देती है। और अगर इसने बता दिया कि मिनिमम इतना टाइम लगेगा तो उतना ही टाइम लगेगा, उससे कम टाइम में यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकती वो सॉल्व। ये सिंपल सी बात है, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। सो देखो यहाँ पे, लोअर बाउंड थ्योरी इज यूज टू फाइंड द मिनिमम टाइम और नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड बाय एनी एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब किसी भी एल्गोरिथम को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कितने यहाँ पे स्टेप्स लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, ये चीज यहाँ पे लोअर बाउंड थ्योरी बताती है, ठीक है। इट टेल्स अस द बेस्ट पॉसिबल टाइम, मतलब लोअर लिमिट, है ना। नो एल्गोरिथम कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन लेस टाइम देन दिस वांट। मतलब यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर इसने बता दिया कि भाई इतनी नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या फिर यहाँ पे इतना टाइम लगेगा, तो ऐसी कोई सी भी वो एल्गोरिथम नहीं है, ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जो इससे कम टाइम में उसको सॉल्व कर दे या फिर बता दे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला है यहाँ पे, लोअर बाउंड सो द मिनिमम टाइम एनी एल्गोरिथम मस्ट टेकन। मतलब यहाँ पे कोई सी भी एल्गोरिथम कितना टाइम लेगी मिनिमम, वो ये बता देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम। ये किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम पे डिपेंड नहीं करता। इसके बाद देखो यहाँ पे, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ इनपुट। ये इनपुट के साइज पे डिपेंड करता है। एंड नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम किस टाइप की है उस पर डिपेंड करता है ना। और क्या इनपुट का साइज है उस पर डिपेंड करता है। इस पे बिल्कुल नहीं करता कि यहाँ पे मतलब कि किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा हो, तो ऐसा नहीं है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो, हेल्प्स टू कंपेयर एंड एनालाइज एल्गोरिथम। तो यहाँ पे ये हेल्प करता है एल्गोरिथम को कंपेयर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। देन उसके बाद, इफ एन एल्गोरिथम टाइम, अगर किसी एल्गोरिथम का टाइम लोअर बाउंड के टाइम के बराबर हो, इसका मतलब वो सबसे यहाँ पे बेस्ट एल्गोरिथम है ना, सबसे बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगी। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको भी समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हायर टाइम, यहाँ पे लोअर टाइम और यहाँ पे जीरो टाइम। तो ये टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए किसी भी एल्गोरिथम को, किसी भी प्रॉब्लम को, है ना। सो यहाँ पे सबसे पहला है अपना जो वेस्टेज टाइम। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये किस, तो इसका मतलब है ये अपना टाइम क्या हो रहा है, अननेसेसरी वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हाई टाइम लगेगा, है ना। अगर यहाँ पे जो अपने बेस्ट पॉसिबल टाइम होता है उसमें मतलब होता है कि मिनिमम यहाँ पे कितना टाइम लग सकता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो यहाँ पे आता है, ठीक है। उसके बाद जीरो, जीरो का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई एल्गोरिथम जो यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, है ना, इम्पॉसिबल है जो बिल्कुल। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो यहाँ पे देखो, नो एल्गोरिथम कैन बी फास्टर देन दिस। मतलब इसके बराबर कोई भी एल्गोरिथम फिर फास्ट नहीं है अगर यहाँ पे बहुत ही कम टाइम लग रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे, होप क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, हाउ टू फाइंड लोअर बाउंड, कैसे लोअर बाउंड को फाइंड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, कंसीडर द प्रॉब्लम एंड इट्स इनपुट साइज एन। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कंसीडर करना है प्रॉब्लम और उसके इनपुट साइज कितने हैं, है ना। देन उसके बाद, थिंक अबाउट द मिनिमम नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशन और कंपैरिजंस नीडेड, राइट। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा देखना है कि मिनिमम यहाँ पे बेसिक कितने ऑपरेशन लगेंगे, है ना, और कितने कंपैरिजन यहाँ पे जरूरत होगी उसकी। देन उसके बाद यहाँ पे, काउंट द मिनिमम नंबर। तो उसका जो मिनिमम नंबर होगा ना, वो यहाँ पे लोअर बाउंड कहलाएगा, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ क्या है यहाँ पे, दैट काउंट गिव्स द लोअर बाउंड, जैसा मैंने अभी बोला, है ना। तो बेस्ट पॉसिबल टाइम अपना वो होगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, सो इससे आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी, राइट। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहला यहाँ पे, सर्चिंग इन एन अनसॉर्टेड एरे। मतलब एक अनसॉर्टेड एरे है, लाइक यहाँ पे सपोज 299 8 0 1 इस तरीके से। अब मैंने इसमें बोला आपको 8 को फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके जितने आपके एलिमेंट है सबको देखना पड़ेगा, एन नंबर ऑफ एलिमेंट को फाइंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो उसकी जो यहाँ पे लोअर बाउंड होगा वो ये होगा, मतलब ओमेगा ऑफ एन, ठीक है, क्योंकि एन नंबर ऑफ अपन को देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद है, फाइंडिंग मैक्सिमम इन एन एरे। मतलब अगर मुझे यहाँ पे बोला कि इसमें मुझे 99 को फाइंड करना है, 99 को फाइंड करना है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, उसका जो यहाँ पे लोअर बाउंड होगा वो होगा ओमेगा ऑफ n-1, ठीक है, सिंपल सी बात है। देन उसके बाद, अगर यहाँ पे कोई सॉर्टेड एरे है और उसमें अपन यहाँ पे बोले कि मुझे यहाँ पे सॉर्टेड एरे में से कोई सी चीज फाइंड करनी है, कंपेयर करना है, तो फिर उसका यहाँ पे लोअर बाउंड क्या होगा, ओमेगा ऑफ n log n, ठीक है।
देन यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो, मतलब एन मल्टीप्लाई की एन मैट्रिक्स हो, तो उसमें फिर यहाँ पे लोअर बॉन्ड होगा ओमेगा ऑफ एन की पावर 3। सो इस तरीके से अपना यहाँ पे जो अपना लोअर बॉन्ड थ्योरी है ये भी खत्म होता है ना। और इससे पहले जो अपन ने टॉपिक देखा वो भी खत्म होता है, ठीक है। सो इस तरीके से अपनी कंप्लीट यूनिट खत्म होती है पूरी, है ना।